चलिए बात अगली स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। हनी ट्रैप, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। हनी ट्रैप दरअसल एक प्रकार की जासूसी तकनीक है जो अक्सर खुफिया जानकारी या जासूसी या फिर ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यही तकनीक अब जबरन धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण के एक ऐसे सनसनीखेज रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जो मुस्लिम लड़कियों के जरिए हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया करता था। यह गिरोह कहां से ऑपरेट हो रहा था और जब भी हिंदुओं के साथ साजिश की खबरें आती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी भी आ जाती है। तो सवाल उसे लेकर भी है। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको यह बताते हैं कि कहां हनी ट्रैप के जरिए धर्मांतरण की कोशिशें की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुखर हैं, बोलने में आक्रामक हैं, फिर मुद्दा कोई भी हो उसे हथियार बनाकर जनता के सामने पेश करने में माहिर हैं। संसद हो या सड़क, सरकार को घेरने के लिए हथकंडा अपनाते हैं। अवध की लड़ाई मगध में लड़ने की बात करते हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुंभ और कांवर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश संभल की बदली डेमोग्राफी, हिंदुओं की घटती संख्या, धर्मांतरण के घिनौने खेल और छांगुर की नफरती साजिश पर चुप्पी साध लेते हैं। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। छांगुर की बरेली फाइल्स का हर पन्ना सनसनीखेज है, जिसका खुलासा हुआ तो पूरा प्रदेश एक बार फिर सन्न रह गया। इन खुलासों के बीच अखिलेश बिहार गए, हार जीत की बात की, लेकिन हर बार की तरह यूपी में चल रहे धर्मांतरण के घिनौने अपराध पर चुप रहे। वैसे अखिलेश यादव यूपी की बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी ये पॉलिटिक्स मुसलमानों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है, जिसमें उन्हें मुसलमानों की नाराजगी का बड़ा ख्याल रहता है। खैर जो भी हो, बरेली में कैसे धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ, अब उसे समझ लेते हैं। मोबाइल पर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें भेजता, जन्नत की हूर से निकाह करवाने का लालच देते, सनातन के खिलाफ ब्रेन वॉश करते और फिर मौका मिलते ही कलमा पढ़वा लेते थे। ऐसा ही होता था, बिल्कुल ऐसा ही तरीका था। जानना चाहते हैं किसका? तो गौर से देखिए, कान लगाकर सुनिए, क्योंकि वो हिंदू से मुसलमान बनाने की ऐसी मोड्स ऑपरेंडी का खुलासा होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। ये एक शहर का किस्सा नहीं है, एक शख्स की दास्तान भी नहीं है। देश के 13 राज्यों के 30 से ज्यादा जिलों तक धर्मांतरण के रैकेट का बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक ऐसा गिरोह जो पहले मुस्लिम लड़कियों से मिलवाता, बातचीत करवाता, निकाह करवाने का वादा करता और फिर कलमा पढ़वा देता था। जानना चाहते हैं कैसे? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली चलिए। बरेली से करीब 30 किलोमीटर के फासले पर फैज नगर का ये वही मदरसा है, जिसकी दीवारों के पीछे हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। आखिर कैसे एक मदरसे से धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था? कैसे हिंदुओं को बरगलाया जा रहा था? इन्हीं सवालों का जवाब जानने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम फैज नगर के उसी मदरसे में पहुंची। मदरसे के अंदर से जो खुलासा हुआ है वो ये है कि हनी ट्रैप और पैसों का लालच देकर यहां पर हिंदुओं को लाया जाता था, उसके बाद में उन्हें मुस्लिम बनाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि ये काम पिछले कई सालों से हो रहा था और अब जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि मदरसा भी अवैध तरीके से बना हुआ है। ये वो कमरा है जहां पर प्रभात मौजूद था, प्रभात उपाध्याय, और हामिद उसे कन्वर्ट करके उसका नाम हामिद कर दिया गया था। जब पुलिस ने प्रभात को देखा तो प्रभात इस जगह पर मौजूद था और 3 से 4 लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे। जब पुलिस यहां पहुंची तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने पहले हामिद बताया, लेकिन जब पुलिस ने दोबारा पूछा कि आपका नाम क्या है तो उसने प्रभात बताया आपका।
और इस पूरे रैकेट का सरगना था मदरसे का मौलवी अब्दुल मजीद, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये रैकेट कैसे काम करता था, कैसे हिंदू युवकों को फंसाया जाता था, जानना चाहते हैं तो सुनिए। गिरोह सबसे पहले गरीब, अविवाहित युवकों और दिव्यांग लोगों की पहचान करता था। अविवाहित युवकों का मुस्लिम लड़कियों से परिचय कराया जाता था, जिनसे निकाह का यकीन दिलाया जाता और फिर निकाह के बहाने जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था। ऐसा ही किस्सा प्रभात उपाध्याय नाम के शख्स का है। मदरसे के मौलवी अब्दुल मजीद ने प्रभात को कैसे अपने जाल में फंसाया, गौर से सुनिए। अब्दुल मजीद ने प्रभात से अपनी बहन की बातचीत शुरू करवाई, व्हाट्सएप पर उसके फोटो और वीडियो भेजे, फिर उससे निकाह का झांसा देकर धर्म बदलवाया, फिर उसका नया नाम मोहम्मद हामिद रखा। उसके बाद अब्दुल मजीद ने प्रभात को मोहम्मद हामिद बनाकर इस्लामिक किताबें और जाकिर नाइक के ऑडियो सुना कर कट्टर मुसलमान बना दिया। प्रभात मोहम्मद हामिद बन गया और मजीद गैंग में शामिल हो गया। जीजा साला मिलकर गैंग चलाते थे और हामिद लोगों को ये बताता था कि वो पहले सनातन धर्म में था, लेकिन उसने ये धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म से वास्ता खत्म कर लिया और अब वो मुस्लिम बन गया। इससे उन्हें जन्नत मिलेगी और वो लोगों को बहकाकर मुस्लिम बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गया। और अब इन तमाम राज का खुलासा एक एक कर हो रहा है। मोहम्मद हामिद बन चुका प्रभात मजीद के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद जीजा साला मिलकर अन्य हिंदुओं को फंसाने लगे। मोहम्मद अली हिंदुओं को अपने बारे में बताता था। उन्हें बताता था कि वो पहले हिंदू था, सनातन धर्म बेकार है, इस्लाम अच्छा है, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया। तुम लोग भी मेरे साथ आओ, यहाँ जन्नत मिलेगी। जो लोग मोहम्मद अली के झांसे में आ जाते वो मुसलमान बन जाते थे। प्रभात को हामिद बनाकर अब्दुल मजीद नए शिकार की तलाश में था और गिरोह का नया शिकार मिला ब्रिजपाल नाम का शख्स। बरेली के सुभाष नगर में रहने वाला ब्रिजपाल करीब 2 साल पहले गैंग के संपर्क में आया, जिसके बाद अब्दुल मजीद के गैंग ने ब्रिजपाल को बरगलाया। ये जो घर है जिसमें ताला लगा हुआ है, ये है ब्रिजपाल का घर, लेकिन अब ये अब्दुल्ला है। जांच की जा रही है ब्रिजपाल के अब्दुल्ला बनने की कहानी के पीछे। कन्वर्ट किसने कराया, किस गैंग के संपर्क में आया और क्या क्या हुआ। ये आपके पड़ोसी हैं? जी हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो उन्हें होगा 10 साल रहते हुए। 10 साल। शादी जो है वो कन्वर्ट होने के बाद हुई थी? जी हाँ। पहले कन्वर्ट हुए, फिर शादी हुई और फिर बच्चे हुए? फिर बच्चे हुए। तो करते क्या है? ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? कोचिंग देते हैं बच्चों को, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, हाँ। मैथ कोचिंग देते हैं बच्चों की। अच्छा। हाँ, बिरहानी का काम था इनका, बिरहानी बनाते थे लोग घर पर जाके। इसके बाद ब्रिजपाल की मां और बहन का ब्रेनवॉश किया गया और फिर तीनों को कलमा पढ़वाकर मुसलमान बना दिया गया। बाकायदा तीनों के धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। ब्रिजपाल को अब्दुल्ला, उसकी बहन राजकुमारी को आयशा और मां उषा देवी को अमीना बना दिया। का मानव का जादू कर देते हैं, भजा भजा के ले गए और राख रहे हैं। हाँ। मुसलमान ये आपके इलाके से? एक मोहल्ले की लड़की, मुसलमानों में है मोहल्ले का लड़का है। वो लड़के संग स्कूल पढ़ने जाते कोचिंग, उसने उसे ही संग लग गया वो, उसे ही संग लग गया। उसे ही ने कह दी मैं इसे ही संग रहूंगा, मैं अब अपने धर्म बिगाड़ लो। उसने उसे ही संग लड़की के साथ कोचिंग पढ़ने जाता था? लड़के के संग तो कोचिंग पढ़ के उसे ही मैं बनेगो, मुस्लिम में बनेगो। मोंडम लोगों में बात करता था, हिंदू लोगों से बात नहीं करता था। अच्छा। हाँ। तो ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ? पहले बातचीत तो होती थी, घर में रहता था या पहले से ऐसा? नहीं, वो वास्ता रखता ही नहीं था। ब्रिजपाल मुस्लिमों की तरह दाढ़ी भी रखने लगा। बरेली में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के रैकेट की परतें खुल रही थी। ब्रिजपाल को अब्दुल्ला बनाए जाने को लेकर नए नए खुलासे हो रहे थे। बरेली के सुभाष नगर मोहल्ले में कई लोग मिले जिन्होंने गैंग को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। बात निकली तो पता चला कि एक हादसे में ब्रिजपाल के पैर में चोट लग गई थी। टूट को इलाज कराओ, बाको लालच जो दो, फिर जाकर हम बैठ कर खवाएंगे। तुम का खवा दो, हम तो मुसलमान खान को दे रहे हैं, हिंदू का खान को दे रहे हैं। हिंदू में कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हिंदू में बहुत है। हाँ। हिंदू में कुछ नहीं है। हाँ। हिंदू क्या करेंगे? तो उसे पैसे देते थे? हाँ, पैसे देते, तभी अपने घर पे रखते, तभी खान का देते, और वो आते रात में आते चुप्पा वो चले जाते अपने उधर ही। और ये शादी जब बाद में हुई तो पहले से
बातचीत करा रहे थे या शादी का भी लालच दिया? मुसलमान बने होता के बाद। मुसलमान बनने के बाद उसकी शादी करा? हाँ। इलाज में पैसे की मदद से लेकर खाने पीने का सामान मुहैया कराते रहते। जितने लोगों से बात की, धर्मांतरण गैंग को लेकर नया नया खुलासा होता रहा। पता चला कि गैंग हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाता था। गिरोह बरेली और आसपास के इलाकों में लंबे वक्त से रैकेट चला रहा था। इसका खुलासा कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। असल में 25 अगस्त को अलीगढ़ निवासी अखिलेश ने थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि उनके दिव्यांग नेत्रहीन बेटे प्रभात उपाध्याय को शादी का प्रलोभन देकर मदरसे में जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। अखिलेश कुमारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और फिर ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद धर्मांतरण के पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। गैंग का सरगना मदरसे का मौलवी अब्दुल मजीद है। इसके अलावा सलमान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फहीम शामिल थे। गैंग के सदस्यों के बीच काम बटा हुआ था। पेशे से टेलर सलमान धर्म ग्रंथ, सीडी और किताबें उपलब्ध कराता था। आरिफ इस काम में सलमान की मदद करता और पेशे से नाई का काम करने वाला फहीम लोगों की जानकारी इकट्ठा कर गैंग तक पहुंचाता था। फिलहाल चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस जांच में पता चला कि मदरसा संचालक अब्दुल मजीद की ट्रैवल हिस्ट्री 27 से अधिक जिलों से जुड़ी है। वो जगह जगह से चंदा इकट्ठा करता था। उसके बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। कई बैंकों की चेकबुक और 21 अलग अलग बैंक खातों का खुलासा हुआ है। 4 लोगों के 21 खाते मिले हैं और उसके ट्रांजैक्शन चेक किए जा रहे हैं, किस माध्यम से किए गए हैं, किस कारण से किए गए हैं। उनको भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन खातों को भी ट्रेस किया जा रहा है, जिससे पैसे आए हैं या गए हैं। कितने पैसों का लेन देन इन खातों के जरिए हुआ है? जो एक मुख्य रूप से अब्दुल मजीद का खाता है, उसमें अक्रॉस इंडिया ट्रांजैक्शंस हैं और जो ट्रांजैक्शन है वो 8 महीने में करीब 13 लाख के करीब है और 2000 से अधिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो सस्पिशियस बना देता है इस पूरे अकाउंट को। पुलिस के मुताबिक गैंग के तार देश के 13 राज्यों तक फैले हुए हैं। गैंग का सरगना अब्दुल मजीद देश के कई राज्यों में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। पाकिस्तान का एंगल फिलहाल तो जांच की जा रही है उसकी। कुछ पोस्ट ही है जो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। एक आध सीडी मिली है हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, जो कि वहाँ के एक स्कॉलर हैं, उनकी सीडी मिली है। तो इस तरीके से अभी तार जुड़ रहे हैं, आगे और जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 4 मामले सामने आए हैं। आशंका ये भी है कि देश के कई और शहरों में भी गैंग एक्टिव था। सवाल ये कि क्या बरेली के गैंग के तार मुजफ्फरनगर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी ठीक इसी तरह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो मुजफ्फरनगर में भी धर्मांतरण गैंग का बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वाकया मुजफ्फरनगर के किनौनी गांव का है। यहां यामीन नाम के शख्स ने नरेंद्र शर्मा का धर्मांतरण करवाकर उनकी संपत्ति ही हड़प ली। धर्मांतरण के पूरे खेल को कैसे अंजाम दिया गया, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यामीन ने पीड़ित नरेंद्र शर्मा से दोस्ती बढ़ाई, टाइप ऑफ हनी ट्रैप ही आप कह लीजिए। नरेंद्र को यामीन ने शादी करवाने का झांसा दिया। नरेंद्र की दरअसल उम्र ज्यादा हो चुकी थी, शादी नहीं हो रही थी, तो यह झांसा यामीन ने दिया कि वो उसकी शादी करा देगा। नरेंद्र को मुस्लिम बनने के लिए बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया। नरेंद्र को झांसे में लेने के बाद उसकी चोटी तक काट दी गई। धर्मांतरण के नाम पर नरेंद्र का खतना तक कर दिया गया। नशे की लत नरेंद्र को डलवाई गई और उसी नशे की लत में नरेंद्र की 2 बीघा जमीन बिकवा दी गई। जमीन की प्लॉटिंग कर आरोपियों ने जमकर कमाई की। जमीन के पैसे से एक ट्रैक्टर और कार तक खरीद ली गई। इसके बाद नरेंद्र ने पूछा, भाई शादी कब कराओगे? तो नरेंद्र ने शादी का दबाव डालना शुरू किया। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है हत्या की धमकी देने की। यामीन ने, गुलजार ने और उसके लड़के इन्होंने मुझे दाब रखा था और उसके अभिज जी ने कलबा पे डाया और एक वो नाई था, उसने मेरी खतना करी। अपनी पीड़ा को शब्दों से आकार देते ये हैं नरेंद्र शर्मा। 52 साल की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 साल में इनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर ना तो इनके गांव वाले यकीन कर पा रहे हैं, ना ही खुद नरेंद्र शर्मा को भरोसा हो पा रहा है। खतना हो गया, चोटी कट गई। यहाँ तक कि ये प्रॉपर्टी जो कभी नरेंद्र शर्मा की थी वो अब यामीन और उसके रिश्तेदारों के नाम पर हो चुकी है। जमीन, जायदाद, ट्रैक्टर, गाड़ी, प्लॉट सब पर यामीन एंड कंपनी का कब्जा हो चुका है। कि हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे
तुम मुसलमान बन जाओ और हमारे साथ में रह करके मुसलमानी का प्रचार करो, जो भी होता होगा सब मुसलमानों को सुनो। इस बात की तो मुझे जानकारी है नहीं। कुरान वगैरह भी पढ़ने को बताता था? कुरान उसने पढ़ी थी जब मेरा खतना करवाई, जो मेरी समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या मौलवी ने, बेहोशी की हालत थी मेरी, तो उसमें दाब रखा था मुझे, मेरा मुंह बीच रखा है, जिस समय रुकाना तैयार था कोई यामीन ना, गुलजार ना और उसके लड़के साहिल ने, इन्होंने मुझे दाब रखा था। और उसके हफीज जी ने कलमा पढ़ाया और एक वो नहीं था, उसने मेरी खतना करी। आरोपों के मुताबिक यामीन एंड कंपनी ने नरेंद्र शर्मा की 100 गज जमीन, आर्टिका गाड़ी, ट्रैक्टर, पौना बीघा जमीन अपने नाम कर ली और तो और 2 बीघा खेत बेचकर सारे पैसे भी हड़प लिए। नरेंद्र शर्मा को ढूंढते हुए नवभारत रिपोर्टर प्रेरित कुमार उनके घर तक पहुंचे। नरेंद्र शर्मा से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरे पास पहले तो उठना बैठना शुरू किया, उसके बाद में मुझे कुछ खुआ पिया कर 1.25 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। वो मेरी 2 बीघा जमीन बची थी, वो इन्होंने मेरी बिकवा दी। उसके बाद में मेरे पास का मकान बनवा, एक ट्रैक्टर निकलवा, वो अपने नाम करा लिया, एक अर्टिगा गाड़ी निकलवाई, वो उसने अपने साले के नाम करवा दी ग्राम के, और एक जो जमीन बेची थी उसमें 100 गज का प्लॉट अपने भाई गुलजार के नाम करा दिया। गांव के एक बुजुर्ग के साथ यामीन एंड कंपनी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और बिरादरी के लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में नवभारत रिपोर्टर ने गांव वालों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने नरेंद्र शर्मा की मदद क्यों नहीं की। सर ऐसा कोई मालूम नहीं था। मैं ये पता था कि मेल जोल काफी है, अच्छी उठ बैठती, हमारे साथ तो किसी की थी नहीं बिरादरी में उसकी, इन्हीं के साथ थी यामीन के, इनसे अच्छे हम बनते उनके। बस कितने सालों से ये मेल जोल चल रहा था? क्या पुराने रिश्ते थे या नए थे? करीब 2 साल से बस। नहीं जी, इस बात की कोई जानकारी थी हमें, ना कोई अंदाजा था। ये तो हमें जब ये बाद में यहाँ पे इसने बताया, पप्पू ने बोला भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ कराया, इन्होंने मेरा गला दबा और मेरी खतना कराई। फिर यहाँ पे गांव की पंचायत हुई, गांव की पंचायत हो गए, उसके बाद फिर फैसला आया, फिर बोले भाई सरकार के साथ चलो, जहाँ पुलिस वाले करेंगे ऐसा करेंगे। यहीं बैठे रहे थे, ऐसा लगा था जना नॉर्मली बात है, लेकिन एक आराम आराम से पास में बैठाया, खिलाया पिलाया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया इस बंदे का कि इसकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म होगी। नरेंद्र शर्मा से बात होती थी आप लोगों की, गांव वालों की? हाँ वैसे भाई राम रहीम अपना हो जाती, लेकिन वो खास मतलब नहीं था। जब से वो इनके बस में हो गया था उसके बाद तो कोई ऐसा मन ना। गांव वालों का साफ साफ कहना था कि यामीन ने नरेंद्र शर्मा को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। नरेंद्र शर्मा पिछले 2 सालों से न तो गांव वालों से बात कर रहे थे, न ही अपनी बिरादरी वालों से। तो सवाल यह है कि नरेंद्र शर्मा की कोई कमजोर नस पर यामीन एंड कंपनी का हाथ था। जवाब जानने की कोशिश की सीधे पीड़ित शर्मा जी से। मैं आपके गांव गया, गांव के लोगों से मैंने बात की, आपके जो पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि इस 1.5-2 साल में जब से आप उसके झांसे में आए, तब से गांव के लोग अगर आपको समझाने की कोशिश करते या बात करने की कोशिश करते तो आप उल्टा उन्हें झिड़क देते थे। हाँ जी, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या खिला रखा था, मुझे मेरे सब दुश्मन बना रखे थे उसने। मुझे 24 घंटे उसी का चेहरा दिखाई देता। मैं उसके बाद में खाटू श्याम बालाजी गया, जब से मेरा दिमाग कुछ सही हुआ, उसके बाद में दोबारा से फिर गया मैं, जब समय सही हुआ भैया। तो वापसी अब आपकी घर वापसी हुई अब? हाँ जी, अब घर वापसी हो गई। पंडित नरेंद्र शर्मा हो गए आप? हाँ जी। अब यामीन के चंगुल से निकलकर नरेंद्र फिर से पंडित नरेंद्र शर्मा हो चुके हैं। कह रहे हैं कि खाटू श्याम बालाजी के आशीर्वाद से उन्हें अब यामीन एंड कंपनी से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन यामीन के चंगुल से निकलना इतना आसान भी नहीं रहा। समाज बिरादरी के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसके बाद कार्रवाई हुई और यामीन समेत सभी आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने कार, एक ट्रैक्टर और उस्तरे को भी बरामद कर लिया है, जिससे नरेंद्र शर्मा की चोटी काटी गई थी।